चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम पेगासस के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे। ठीक है, हम एकदम शुरुआत कर रहे हैं उस टाइम से जब से हमने पेगासस के बारे में सुनना चालू किया था। तो द पेगासस प्रोजेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन बाय इंटरनेशनल मीडिया कंसोर्टियम। इंटरनेशनल मीडिया कंसोर्टियम के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन किया गया। उसमें ये बात पता चली कि 50,000 से भी ज़्यादा फ़ोन नंबर वर टारगेटेड बाय ए स्पाईवेयर क्रिएटेड बाय एनएसओ ग्रुप, एन इजरायली कंपनी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एनएसओ ग्रुप जो कि इजराइल की कंपनी है, इसने 50,000 से भी ज़्यादा फ़ोन को टारगेट किया। ऐसा इंटरनेशनल मीडिया कंसोर्टियम के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन में पता चला। आगे बताया जा रहा है ऑन द लिस्ट वर 300 वेरीफाइड फ़ोन नंबर्स इन इंडिया। 300 फ़ोन नंबर हमारे इंडिया के थे। ठीक है, इंक्लूडिंग 200 मिनिस्टर, अपोजिशन के लीडर, सिटिंग जज, मोर देन 40 जर्नलिस्ट एंड सेवरल एक्टिविस्ट एंड बिजनेस पर्सन। बट व्हाट इज पेगासस, who is it for, how does it infect device and what can it do, ये सारी बातें हम जानेंगे। what is it, तो एक प्रकार का ये स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या होता है? एनी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। एक अच्छा रहता है और एक तो बुरा इफेक्ट डालने वाला रहता है। तो वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसका डिजाइन किया जाता है टू इंटर कंप्यूटर डिवाइस, गैदर योर डाटा एंड फॉरवर्ड इट टू ए थर्ड पार्टी विदाउट योर कंसेंट। जिस प्रकार से मान के चलो गवर्नमेंट ने हमारे फ़ोन को क्या किया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनको टैप किया है या फिर उनसे जानकारी हासिल करी है, तो थर्ड पार्टी हो गई गवर्नमेंट, एक हो गया आपका फ़ोन और एक हो गया वो जिससे ये खरीदा गया है। आगे इसमें बताया जा रहा है पेगासस डेवलप्ड बाय एनएसओ ग्रुप। पेगासस स्पाईवेयर जिसको डेवलपमेंट किया था एनएसओ ग्रुप, एक कंपनी है इजराइल की, अभी तक का सबसे पावरफुल स्पाईवेयर माना जा रहा है जिसको अभी तक क्रिएटेड किया गया है। बताया जा रहा है इट इज़ डेसिग्नेटेड टू इनफिल्ट्रेट स्मार्टफोन। इसका डिज़ाइन हमने किया है ताकि स्मार्टफोन से हम ज़रूरी जानकारी चुरा सकें, चाहे वो एंड्रॉयड वाला हो चाहे वो एप्पल का फ़ोन हो, एंड टर्न देम इनटू सर्विलांस डिवाइस, और उसके बाद उनको सर्विलांस डिवाइस में हम बदल देते। आगे बताया जा रहा था इजरायली कंपनी हावेवर मार्केट्स इट एज ए टूल टू ट्रैक क्रिमिनल एंड टेररिस्ट। मेन उद्देश्य इसका ये था कि जो हमारे देश की टेररिस्ट हैं, ठीक है, इसके अलावा क्रिमिनल्स हैं, उनके रिकॉर्ड को हम खंगाल सकें, उनसे आवश्यक जानकारी जुटा सकें, इसलिए इसका हमने निर्माण किया था। फॉर टारगेटेड स्पाइंग एंड नॉट मास सर्विलांस, लेकिन इसका यूज हम मास सर्विलांस में नहीं करते थे, ये उद्देश्य के साथ में इसको बनाया गया था। एनएसओ ग्रुप सेल द सॉफ्टवेयर टू गवर्नमेंट ओनली। एक बात काम की ये है कि एनएसओ जो कंपनी वो केवल सरकारों को ही इसको बेचती है, क्योंकि अदर यदि लोगों को बेच देगी तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लग जाएगा। इस सिंगल लाइसेंस विच कैन बी यूज टू इन्फेक्ट सेवरल स्मार्टफोन कैन कॉस्ट अप टू 70 लाख। एक लाइसेंस की कीमत कई सारे स्मार्टफोन को इन्फेक्शन कर सकती है, 70 लाख कीमत बताई गई। अकॉर्डिंग टू ए 2016 प्राइस लिस्ट, एनएसओ ग्रुप चार्ज इट्स कस्टमर्स $6,50,000 टू इन्फिल्ट्रेट 10 डिवाइस प्लस एन इंस्टॉलेशन फीस ऑफ $5 लाख। कितना ज़्यादा महंगा है आप सोच सकते हो। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर काम कैसे करके करता है। तो बताया जा रहा है पेगासस एक्सप्लॉइट्स अनडिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटीज। आपके फ़ोन के अंदर जो कमजोरियां हैं ना वो उसको ढूंढ लेता है, जिसको हम बग्स भी कहते हैं। ठीक है, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो एप्पल वाला फ़ोन हो। इसका मतलब ये हो गया कि फ़ोन कुड बी इन्फेक्टेड इवन इफ़ इट हैज़ द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच। आपके फ़ोन में लेटेस्ट सिक्योरिटी की व्यवस्था है, इसके बाद भी आपके फ़ोन में इंटर कर जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 2016 वाला जो वर्जन था ना, इसने इन्फेक्ट किया था स्मार्टफोन को यूजिंग ए टेक्निक, इसको हम कहते थे स्पीयर फिशिंग। इसमें क्या होता था कि मैसेज या फिर ईमेल आपके फ़ोन पर आते थे, उसमें यदि आपने क्लिक कर दिए तो समझ लीजिए ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया है।
It depended on the target clicking the link, a requirement that was done away with in subsequent version। मतलब कि एक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत इसमें है, लेकिन अब इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया। आपको मैसेज भी नहीं आएगा, आपको लिंक भी नहीं आएगा, ईमेल भी कुछ नहीं आ रहा, आपको खाली एक व्हाट्सएप का मिस कॉल आएगा, ठीक है। और वो मिस कॉल आता है, ठीक है, मिस कॉल डिलेड भी हो जाता है ताकि आपको पता ही नहीं चले कि आखिर हुआ क्या है। तो बाई 2019 पेगासस कुड इन्फिल्ट्रेट ए डिवाइस विथ ए मिस्ड कॉल ऑन व्हाट्सएप and could even delete the record of this missed call, making it impossible for the user to know they had been targeted। कोई नहीं समझ पाएगा कि हमें टारगेट किया गया। In May that year, WhatsApp said Pegasus has exploited a bug in its code to infect more than 1400 Android phone and iPhone। This way, including those of government official, journalists, ठीक है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। इट सून फिक्स द बग। व्हाट्सएप ने भी कुछ टाइम पहले इसकी शिकायत करी थी। बताया जा रहा है पेगासस आल्सो एक्सप्लॉइट बग इन आई मैसेज, गिविंग इट बैकडोर एक्सेस टू मिलियन ऑफ आईफोन। द स्पाईवेयर कैन आल्सो बी इंस्टॉल्ड ओवर ए वायरलेस ट्रांस रिसीवर, रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर लोकेटेड नियर ए टारगेटेड। एक बात और बताई जाती है कि ये जो पेगासस है आई मैसेज की बग की भी कमजोरी उठा करके आईफोन के अंदर भी ये एंटर कर जाता है। इसके अलावा बताया जा रहा है इसको रेडियो ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर में भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, इससे बहुत सारी जानकारी आपके फ़ोन की जुटाई जा सकती है, ठीक है। आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल थर्ड पार्टी के हाथ में चले जाता है, ठीक है। आपका कैमरा एक्सेस कर सकता है, आपकी एक्टिविटी पर नज़र रख सकते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी मैसेज पढ़ लेगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके माध्यम से हो जाता है। यदि इसकी हम हिस्ट्री देखें तो 2016 की बात है। रिसर्चर एट कैनेडियन साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन द सिटीजन लैब फर्स्ट इनकाउंटर्ड पेगासस ऑन स्मार्टफोन ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट महमूद मंसूर। सबसे पहला अटैक हुआ था 2016 में, जिसका नाम है अहमद मंसूर। न्यूज़ की यदि हम बात करें ना, तो हम जो पेगासस स्पाईवेयर के बारे में देखे हैं तो कोई खास न्यूज़ तो आई नहीं है, क्योंकि विपक्ष ना खास करके हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं उनको घेरने का काम कर रहा है कि उन्होंने लोगों को गलत जानकारी दी है, जानकारी छिपाई गई है। क्योंकि अभी एक जानकारी ऐसी आई है कि 2017 में गवर्नमेंट ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था, ये एक रिपोर्ट में कन्फर्म हो गया। इसी के चक्कर में मोदी को, आईटी मिनिस्टर को घेरने की बात यहाँ पर विपक्ष के द्वारा करी जा रही है। तो इसमें बजट सत्र का उल्लेख है। अब बजट सत्र का उल्लेख है तो हम पूरे सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। रिपीट होते रहेंगी चीज़ें तो हमें याद हो जाएगी। तो पार्लियामेंट की सेशन के संबंध में आर्टिकल 85 में प्रावधान किया गया है, वहां पर इसके बारे में वर्णन है, ठीक है। यदि किसी भी सेशन को बुलाना है, 3 सेशन में से किसी भी सेशन को बुलाना है, तो इसकी पावर गवर्नमेंट के हाथ में है। और इसका निर्धारण कौन करता है, एक कमेटी करती है, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ये करती है, ठीक है। और जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप प्रोवाइड किया जाता है। एक बात और बताई जाती है कि भारत में कोई भी निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। एक साल में 3 सत्र होते, 3 सेशन होते। पहला होता है बजट सत्र, जो कि अभी चालू होने वाला, फरवरी से चालू होगा बोल रहे हैं। तो ये जनवरी के लास्ट में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या फिर मई के पहले सप्ताह तक ये समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश भी रहता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें। सेकंड वाला रहता है जो 3 हफ्ते का मानसून सत्र है, जुलाई से चालू होता है और अगस्त में चलता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक रहता है। संसद सत्र को आहूत करना मतलब बुलाना, समनिंग जिसको बोलते हैं। सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच का जो गैप है
6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए ये बजट सत्र है, ठीक है, बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर शीतकालीन आ जाता है, फिर वो वर्षा के टाइम वाला आ जाता है, मानसून वाला सेशन आ जाता है। तो 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि साल में संसद को कम से भी कम 2 बार मिलना है, मतलब कि 2 बार बैठक होना है। एडजर्नमेंट के बारे में समझ लीजिए आप, स्थगन किसे कहते हैं। संसद की बैठक को स्थगन या फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगन, सत्रावसान या फिर विघटन लोकसभा द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि सत्रावसान और स्थगन में काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एडजॉर्नमेंट में क्या बताया जा रहा है कि कुछ निश्चित समय, जो 1 घंटा 2 घंटा जितने भी घंटे का दिन का या सप्ताह का हो सकता है, इतने दिनों के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, और एक होता है सत्रावसान, मतलब पूरा सेशन ही खत्म हो गया। स्थगन में सेशन खत्म नहीं होता, कुछ दिन के लिए कार्रवाई रोक दी जाती। तो सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त कर देते हैं। सत्रावसान की कार्रवाई राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान फिर से इकट्ठे होने तक के समय को अवकाश कहते हैं। अभी हमने सत्र बंद कर दिया, अगला जो आएगा उसके बीच का जो गैप है उसको हम अवकाश कहते हैं। ठीक, सत्रावसान का मतलब सत्र का समाप्त होना, ना कि विघटन। इसके अलावा कोरम होता है, मतलब कि जितने लोग काम करने के लिए चाहिए उतने यदि नहीं है, कितने मिनिमम लोग चाहिए जब जाके हम सेशन में काम कर पाएंगे, उसको हम कहते हैं कोरम। सदस्यों की न्यूनतम संख्या, जिसको कोरम या फिर गणपूर्ति कहते हैं। तो प्रत्येक सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें एक अधिकारी रहता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति हो गया, तो उन सबको मिला करके कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। मतलब हम काम तभी चालू करेंगे जब लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य रहे, राज्यसभा में 25 सदस्य रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगली जो जानकारी हम देखने वाले हैं ईपीएफओ से रिलेटेड। ईएफओ टू अपॉइंट ऑडिटर टू ट्रैक फंड मैनेजर्स। ईएफओ क्या काम करने वाला है, एक ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करेगा। इसका काम रहेगा फंड मैनेजर की ट्रैकिंग करना। इन्वेस्टमेंट्स टू बी स्क्रूटनाइज डेली, और रोज़ रोज़ के बेस पर जो इन्वेस्टमेंट आता है उसकी जांच पड़ताल डेली होती रहेगी। नियरली 7 years after starting to deploy a part of its corps in the stock market through professional fund manager, the Employees Provident Fund Organization has now decided to appoint an independent auditor to keep an eye on their investment transaction and report any deviation। वही बात है जो हम शुरू में देख चुके हैं। आपका जो पैसा ईपीएफओ में जा रहा है, तो आपकी उस पैसे की ट्रैकिंग फंड मैनेजर की जो गतिविधियां हैं उसको निगरानी करते हुए ये काम ईपीएफओ का कौन करने वाला है, ऑडिटर करने वाला है। एन ऑफिशियल का कहना है कि द डिसीजन टू अपॉइंट एन एक्सटर्नल कनकरेंट ऑडिटर, ठीक है, यहाँ पर कनकरेंट वर्ड आया है जिसका मतलब होता है समवर्ती। तो concurrent auditor who could scrutinize day to day transaction by the portfolio managers, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा डे टू डे ट्रांजैक्शन की स्क्रूटनी होते रहेगी। वाज टेकन प्रायर टू द करेंट वोलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट and was aimed at ensuring that the investment pattern and norm specified for EPF saving were followed strictly। जो भी नियम कानून EPF के लिए बनाए गए हैं वो पूरी तरह से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल अब होती रहेगी। 2020-21 में द फंड मैनेजर्स इन्वेस्टेड नियरली 1.82 लाख करोड़। फंड मैनेजर ने इतने रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, विच इंक्लूड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 5% ऑफ द इंक्रीमेंटल ईपीएफ इनफ्लोस
इनटू मेंबर्स अकाउंट। आप यदि मेंबर हो तो आपके अकाउंट का 5% ये इतना सारा रुपया हो जा रहा है। इसका इन्वेस्टमेंट किया गया कहाँ पर, ये तो बताया नहीं गया कि इन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करे हैं। द EPFO हैड बिगन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन 2015-16। अब EPFO ने चालू करा था कि इक्विटी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2015-16 विथ ए सीलिंग ऑफ 15% ऑफ फ्रेश इनफ्लो। उनके पास जो पैसा आ रहा है उसका 15% हम क्या कर देंगे, इक्विटी में, शेयर बाजार में लगा देंगे। ए मिनिमम ऑफ 45% एक मैक्सिमम ऑफ 65% ऑफ इनफ्लोज आर इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और ज़्यादातर पैसा कहाँ पर लगाया जाएगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में लगाया जाएगा। मिनिमम 45% और मैक्सिमम 65%। आगे कहा जा रहा है इंटरेस्टेड मतलब होता है सौंपना। विथ रिटायरमेंट सेविंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉय वर्थ 15.7 लाख करोड़। जब कोई आदमी रिटायर होता है इनफॉर्मल सेक्टर का, नहीं इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल सेक्टर वाली बात हो रही है यहाँ पर, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज वर्थ ओवर 15.7 लाख करोड़। द EPFO हैज़ बीन यूजिंग मल्टीपल पोर्टफोलियो मैनेजर टू मैनेज इट्स इन्वेस्टमेंट सिंस 2008 से ये पोर्टफोलियो मैनेजर का यूज़ कर रहा था कि इन इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सके। थोड़ी सी बेसिक जानकारी जिसको हम EPFO के बारे में देखने वाले हैं। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये कब से एग्जिस्टेंस में आया, काम करना चालू किया, विथ प्रोमुलोगेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसके माध्यम से इसका प्रोमुलेशन किया गया, मतलब होता है प्रचार प्रसार किया गया। ऑन द 15 नवंबर 1951। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के माध्यम से। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एज बिल नंबर 15 ऑफ द ईयर 1952 एज ए बिल टू प्रोवाइड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ PF फॉर एम्प्लॉयज़ इन फैक्ट्रीज एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट। आपके PF के जो पैसा है उसको मैनेज करने के लिए इस संस्थान की स्थापना सरकार ने 1952 में करी थी। द एक्ट इज़ नाउ रिफर्ड एज द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 विच एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। द एक्ट एंड स्कीम फ्रेम्ड देयर अंडर आर एडमिनिस्टर्ड बाय द tripartite बोर्ड नॉन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एक और न्यूज़ हम देखने वाले हैं तेलंगाना से। प्राइम मिनिस्टर टू अनवील स्टैच्यू इन तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में एक मूर्ति है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, उसी को लेकर ये न्यूज़ आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी डेडिकेट टू द वर्ल्ड द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इस मूर्ति का। 5 फरवरी को 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी है वैष्णव संत रामानुजनाचार्य का। एट द स्प्राउलिंग आश्रम ऑफ त्रडांडी चिन्ना जिया स्वामय एट मुंचित्तल इन तेलंगाना। एक आश्रम है, एरिया का नाम है मुंचिंटल, तेलंगाना में। वहाँ पर इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। किसकी है ये वैष्णव संत रहे हैं रामानुजनाचार्य, इनकी ये मूर्ति। द स्टैच्यू इज़ कंसिडर्ड द सेकेंड टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड सिटिंग पोजिशन। बैठी हुई अवस्था में सेकंड नंबर पर ये सबसे ऊंची मूर्ति है। ये एक बात हमको काम की निकली। द स्टैच्यू इज़ कंसिडर्ड द सेकेंड टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड इन सिटिंग पोजिशन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विल इनॉग्रेट ए 54 इंच आइडल मेड ऑफ गोल्ड वेइंग 120 किलो रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स द 11th सेंचुरी सेंट लाइव्ड। दूसरी बात फिर रामनाथ कोविंद को लेकर के कहा जाता है, ये इनॉग्रेट करेंगे 54 इंच की एक मूर्ति को जिससे बनाया गया है गोल्ड से, 120 किलो की है इस वजन इसका। ये रिप्रेजेंट करती है
द नंबर ऑफ ईयर्स द 11th सेंचुरी सेंट लाइव्ड, कितने साल वो जिए, इससे शायद ये रिलेट करती हुई मूर्ति है। एक बात है जो हमें यहाँ और जानना है, द स्टेच्यू एंड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ चिन्नाजियार स्वामी। ठीक है, इट विल बी द सेकेंड हाइएस्ट सिटिंग स्टेच्यू, बैठी हुई अवस्था में सेकेंड नंबर की ये हाइएस्ट ऊंचाई वाली मूर्ति है इन द वर्ल्ड। द टालेस्ट इज़ द ग्रेट बुद्धा इन थाईलैंड एट 302 फीट। थाईलैंड की जो ग्रेट बुद्धा की मूर्ति है वो बैठी हुई अवस्था में सबसे ऊंची मूर्ति। फ्रॉम द ग्राउंड टू द टिप ऑफ द स्टाफ इट इज़ गोइंग टू बी 216 फीट। ठीक है, नीचे से ऊपर तक आप जाओगे तो टोटल इसकी हाइट बता दी गई है 216 फीट। मटेरियल की यदि हम बात करें तो इसमें 700 टन पंचलोहा लगेगा, ऐसा इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, दिस वाज सेंट टू एरोसन कॉरपोरेशन एंड दे हैव यूज इट टू क्रिएट 1500 पीस दैट कैन बी असेंबल्ड इनटू द स्टैच्यू। वी क्रिएटेड ए 3D डिजिटल स्केल्ड इमेज which was supervised by Chinnah GR Swami to the minutest detail. This was sent to Ericsson Corporation and they have used it to create 1500 pieces that can be assembled into the statue. The biggest and the heaviest segment is the face which is 20 foot। ठीक है, 24 बाई 24 का ये साइज बताया जा रहा, सबसे ज़्यादा हैवी सेगमेंट रहेगा। वी हैव बीन प्रोमिस्ड दैट देयर विल बी नो वेल्डिंग मार्क ऑन द स्टैच्यू। एक बात यहाँ पर ध्यान रखी गई है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट इंटेल्स बिल्डिंग ए सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। इसके अंतर्गत सरकार सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर मतलब रास्ता बना रही है थ्रू द स्टेट लिंकिंग इट्स साउदर्न एंड स्टेट कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरल की ये बात चल रही, विथ इट्स नॉर्दर्न एंड ऑफ कसारगोड। मतलब कि आप समझ लीजिए तिरुवनंतपुरम, नॉर्दर्न एंड ऑफ कसारगोड, यहाँ से लेकर के आप चले जाओगे तो पूरा साउथ वाला हिस्सा पूरा लंबा लंबा ये कवर करने वाला। आगे बताया जा रहा था लाइन इज़ प्रपोज टू बी 529.45 किलोमीटर लॉन्ग, 550 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, कवर कर रहा है 11 जिलों को थ्रू 11 स्टेशन, 11 जिले 11 स्टेशन बनेंगे। व्हेन द प्रोजेक्ट इज रियलाइज वन कैन ट्रेवल फ्रॉम कसारगोड से लेकर के तिरुवनंतपुरम इन लेस देन 4 आवर्स ऑन ट्रेन ट्रेवलिंग एट 200 किलोमीटर पर आवर। द करेंट ट्रेवल टाइम ऑन द एग्जिस्टेंट इंडियन रेलवे नेटवर्क इज 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे से सीधा सीधा ये कितने घंटे में आ गया है, लेस देन 4 आवर्स में आ गया है। कसारगोड से यदि आप तिरुवनंतपुरम की यात्रा करते हो तो। द डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस 2025 डेडलाइन रखी गई, 2025 तक हम काम कर लेंगे। और ये KRDCL या फिर केरेल इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन केरला गवर्नमेंट एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, दोनों के बीच में ये जॉइंट वेंचर का काम करता है। तो ज़रूरत क्या है, तो पहली बात तो यही है कि हमें टाइम की बचत करना है, फास्ट आवाजाही हो जाएगी। इट हैज़ लॉन्ग बीन अर्ज्ड by urban policy expert that existence railway infrastructure in the state cannot meet demand of the future। फ्यूचर की डिमांड को ये पूरा नहीं करता है। मोस्ट ट्रेन रन विथ एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू ए लॉट ऑफ कर्व एंड बेंड ऑन द एग्जिस्टिंग स्ट्रेच। मोड़ ओड़ वाला रास्ता है ना, इसी के चलते चलते ज़्यादा स्पीड में ट्रेनें चल नहीं पाती। The government claims the Silver Line project is the need of the hour as it can take a significant load of traffic off the existing railway stretch and make travel easier and faster for commuters। एक्सीडेंट भी नहीं होगा, टाइम भी बचेगा, ये बहुत सारे ऐसे फायदे हैं।
ये मैप को आप देख लेंगे तो यहाँ पर और भी क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका तिरुवनंतपुरम और ये हो गया आपका लास्ट वाला हिस्सा। तो यहाँ से ऐसे जा रही है और पूरे एकदम साउथ वाले छोर को ये जोड़ने का काम कर रही। पूरे 11 ज़िले हैं और 11 ही इसमें स्टेशन बनाए गए हैं। आगे कुछ और यदि आप बात जानना चाहोगे तो 220 इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी, ठीक है। 675 आदमी, ठीक है, कैन सीट ए 9 कार रैक कैन सीट ए मैक्सिमम 675 पैसेंजर इन बिजनेस एंड स्टैंडर्ड क्लास सीटिंग। 675 लोगों की सीटिंग की व्यवस्था इसमें करी गई है। टोटल 11 स्टेशन है। एक बात और बताई गई है कि एवरी 500 मीटर ऑफ कॉरिडोर, ये रास्ते के हर 500 मीटर की दूरी पर देयर विल बी अंडर पैसेज विथ प्रोविज़न ऑफ सर्विस रोड, सर्विस रोड का प्रावधान किया जाएगा। अब यदि हम न्यूज़ की तरफ देखें तो बताया जा रहा है एक सर्वे हुआ है, 75% लोग इसका विरोध कर रहे हैं। स्टडी कवर्ड 13,704 पीपुल अक्रॉस केरला। पूरे केरल में 13,704 लोगों में ये स्टडी कंडक्ट कराई गई थी। एन overwhelming 75.29% of the people surveyed are opposed to the 63,941 करोड़ सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन केरला। टोटल इसकी कॉस्ट है 63,941। 75% लोग इसको नो कह रहे हैं, ठीक है। वाइल 20% आर फॉर द प्रोजेक्ट। 20% लोग कह रहे हैं कि नहीं ये प्रोजेक्ट बनाओ। एज पर ए 10-day सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस केरला फ्रॉम 19 जनवरी। आगे तो 4.3% लोग ऐसे हैं, ठीक है, हु वर सर्वेड प्रीफर टू रिमेन न्यूट्रल इन द प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन म्यूटेड टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम बिटवीन तिरुवनंतपुरम एंड कासारगोड टू अबाउट 4 आवर्स, ठीक है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल हैं क्योंकि इससे ट्रैवल का टाइम घट रहा। इवन एज 76% पीपल सेड द एग्जिस्टिंग रेल सर्विस आउट टू बी इम्प्रूव्ड। 76% लोग ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, रेलवे में सुधार तो होना चाहिए। 75% ऐसे हैं स्पीड ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेन शुड बी इंक्रीज, रेल की स्पीड बढ़ा दो कह रहे हैं। 68% ऐसे हैं जो कह रहे हैं सिल्वर लाइन विल नॉट बी ए वायबल अल्टरनेटिव, इसका दूसरा जो तरीका आप खोज के निकाले हो वो सही नहीं है। 68% लोग ऐसा कह रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी 23% ओपिन्ड दैट सिल्वर लाइन वुड प्रोवाइड ए बेटर सर्विस फॉर रेल कम्यूटर, वाइल 25% का कहना है कि प्रोजेक्ट वुड हेल्प सेव ऑन ट्रैवलिंग। 24% लोगों का कहना है कि टाइम की बचत होगी। 23% लोग कह रहे हैं कि यात्रा करने के लिए बेहतर सर्विस प्रोवाइड हो पाएगी। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ऐसा कहना है कि इट वुड एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरनमेंट, हमारा जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा हमारा जो यात्रा करने का जो किराया है वो बढ़ जाएगा। रिजल्ट इन केरला बीइंग पुश्ड इनटू ए डेब्ट ट्रैप, इसके अलावा केरल की जो गवर्नमेंट है ना डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी। इन द सर्वे ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रीन मूवमेंट केरला, एक एनजीओ है, एंड कैरिड आउट बाय द इडू प्रेस, एक कंसल्टेंसी फर्म है विच आल्सो डज सोशल सर्वे। द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड वाज अडॉप्टेड while volunteers were selected and trained from all district। इसके बाद वाली जो अगली न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। तो कुछ फैक्ट है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड, जैसे कि पश्चिम बंगाल की जो साक्षरता दर है 76.3 है, 76.3%। पुरुषों की है 81 तो महिला की है 70%। मुख्य भाषा यहाँ की बांग्ला है। टोटल बताए जा रहे हैं 20 जिले इसमें, ठीक है। और यदि हम यहाँ की विधानमंडल की बात करें
तो यहाँ का जो विधानमंडल है, यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर टोटल सदस्य हैं विधानसभा में 294, राज्यसभा में 16 मेंबर चुने जाते हैं, लोकसभा में 42 मेंबर चुने जाते हैं। राजकीय पशु यहाँ का भारतीय हाथी है, पक्षी है वार उल्लू, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री हैं प्रफुल्ल घोष, पहले राज्यपाल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रमुख नदियाँ जो यहाँ से गुजरती हैं, गंगा, भागीरथ, दामोदर, हुगली और महानंदा। पर्यटन केंद्र की बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल है, जूलॉजिकल गार्डन है, कालीघाट, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ हो गया, हावड़ा ब्रिज है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है और जैन मंदिर है। नेशनल पार्क की बात करें तो सुंदरवन, वन्य प्राणी विहार की बात करें तो जलदपारा अभ्यारण्य, ये जलपाईगुड़ी में पड़ता है। कुछ अनुसंधान केंद्र भी यहाँ, जैसे कि नेशनल एटलस और विषयक मानचित्रण संगठन कलकत्ता, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिरला प्लेनेटेरियम, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। और हिमालय और शिवालिक श्रेणी यहाँ पर प्रमुख पर्वत हैं। यहाँ का लोक नाट्य है जात्रा, ठीक है। उच्च न्यायालय कलकत्ता में है। विद्युत परियोजनाएं के नाम भी है, जैसे कि दामोदर घाटी, मयूराक्षी, तिस्ता बैराज, फरक्का बैराज यहाँ की सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं हैं। तो न्यूज़ की बात करें, माइग्रेटरी बर्ड्स फाइंड विंटर होम इन बंगाल, ठीक है। बंगाल में माइग्रेटरी बर्ड ने किस प्रकार से अपना घर बना लिया है उसके बारे में ये बात करी जाती है। वाटर बॉडीज़ इन द एरिड एरियाज, ऐसे एरिया जो कि सूखे हैं और वहाँ पर यदि कोई वाटर बॉडी है, झील है, तालाब है, तो वहाँ पर ये माइग्रेटरी बर्ड के लिए हेवन का काम करता है। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम द हिमालयन एंड सेंट्रल एशियन हाईलैंड कम टू वाटर बॉडीज ऑफ साउथ सेंट्रल बंगाल। कहाँ से आते हैं ये लोग? हिमालय से, सेंट्रल एशिया के ऊंचे हाईलैंड से, ठीक है, हमारी वाटर बॉडी में आते हैं। साउथ सेंट्रल बंगाल की बात कर रहे हैं। तो सुंदरबन और जो संतरागाछी झील है, सुंदरबन की नदियां हैं, ठीक है। संतरागाछी झील हावड़ा में है। एंड द कुलिक बर्ड सेंचुरी आर ए फ्यू ऑफ द वेल नोन स्पॉट वेयर थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड विजिट एवरी ईयर इन द विंटर। मेन जगह के नाम बताए गए हैं, यदि आप जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सुंदरबन की नदियाँ, संतरागाछी झील हावड़ा में है, कुलिक बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर हर साल ठंडी के महीने में माइग्रेटरी बर्ड घूमने के लिए आती हैं, ठीक है। 3 जगह के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। फिर एक सर्वे भी कंडक्ट कराया गया था, उससे भी रिलेटेड यहाँ पर बात बताई जाती है। इस सर्वे बाई द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ रिवील्ड दैट द वाटर बॉडीज ऑफ बानखुरा, उसके अलावा इससे जो लगा हुआ एरिया है, विच आर कंसिडर्ड एरिड रीजन ऑफ द स्टेट हैव इमर्ज एज न्यू हेवन फॉर माइग्रेटरी बर्ड। क्योंकि ये एरिया सूखा है, गर्म रहता है, इसलिए यहाँ पर ठंड से बचने के लिए माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात ये भी बताई गई है कि देखो, वाटर बॉडीज ऑफ द रीजन वेयर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी और नॉन माइग्रेटरी बर्ड हैव बीन स्पॉटेड आर, ठीक, मुकुट मणिपुर डैम, इसके अलावा कदमेडेलू रिजर्वायर, इसके अलावा गेंगडुआ डैम एंड लालबंध इन बानकुरा डिस्ट्रिक्ट एंड साहेब बांध है ये, एंड फुटियारी डैम इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपको दोनों मिल जाएंगी, माइग्रेटरी बर्ड्स भी और नॉन माइग्रेटरी बर्ड भी। मुकुट मणिपुर डैम, ठीक है, कदमेलू रिजर्वायर, इसके अलावा गांगडुआ डैम, लाल बांध, और ये कहाँ पर पड़ जाता है? बानकुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। इसके अलावा साहिब बांध है, फुटियारी डैम है, और ये सब ये पड़ जाता है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पर उनके नाम भी बता दिए गए हैं कि कौन कौन से पक्षी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। लेज़र विस्लिंग डक, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, कॉमन पोचर्ड, टफ्टेड डक,
northern pintail, great crested grebe and different species of the wagtails. एक बात काम की हमारी ये है कि जहाँ कहीं भी पॉल्यूशन है वहाँ पर पशु पक्षी आने से मना करते हैं। जैसे 2018 में एक पक्षी आया करता था, इसका नाम भी यहाँ बताया गया है, रूफोस टेल्ड लार्क। इसने मुकुटमणिपुर डैम को छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे। ठीक, यूज़ ऑफ पार्टिकुलर काइंड ऑफ फेंट्स इन 2018। लेकिन 2020 में ये फिर से वापस आ गया जब सिचुएशन जो है सब बढ़िया हो गई थी। ठीक,